Hello everyone, I am Shifali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about advantages of accounting कि हमने वहाँ बात की कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, कि अकाउंट्स बनाने के हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं. सो टुडे हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. लिमिटेशंस मीन्स कि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या कमियां हैं, या हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या क्या ऐसी उसमें लिमिट्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उतना ट्रस्टवर्दी, उतना विश्वास करने वाला नहीं हो पाता, कि आप उसका बेनिफिट पूरी तरह से नहीं ले पाते. आपके बिजनेस के लिए वो कहीं ना कुछ कंडीशंस क्रिएट कर देता है. उन सब पॉइंट्स की आज हम बात करेंगे. वो सब चीज़ों को हम बोल देते हैं कि वो लिमिटेशंस हैं, कि कुछ कमियां हैं उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में. फर्स्ट हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, कि जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होता है. ओके, अब क्या मतलब है इस लाइन का? यहाँ कहा जाता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं अकाउंट में जिनके बारे में आप एग्जैक्टली मनी फॉर्म में पता नहीं लगा सकते, लेकिन आप उनको रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा कि मनी में उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस मनी का जो अमाउंट है वो हमने हमारी पर्सनल जजमेंट यानी पर्सनली खुद सोचा और वो अमाउंट लिखा. अब फॉर एग्जांपल ऐसा क्या हो सकता है कि जो एक इंसान ने पर्सनली अपने अकॉर्डिंग सोच के लिखा, तो उसके लिए मैं एक टर्म लिखने जा रही हूँ अब, डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन जो है वो क्या है और वो कैसे इस पर्सनल जजमेंट के साथ कनेक्टेड है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू में जो है वो रिडक्शन आ जाना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ समथिंग. वो समथिंग कुछ भी हो सकता है. आप अगर अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लें तो आपकी लाइफ में वो आपकी बाइक हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है. कैसे? आपने एक चीज़ खरीदी, सपोज़ आपने जो है वो 50,000 रुपीज़ की एक बाइक खरीदी. अब उस बाइक को अगर आप आने वाले 5 सालों तक यूज़ करेंगे तो क्या वो बाइक उतने का बिक जाएगा जितने का आपने खरीदा था? आंसर इज़ नो. क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई. वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि आपने यूज़ कर लिया उस बाइक को. ठीक है. इस तरह से कोई भी एसेट होती है. अब बिजनेस के केस में तो हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? एसेट्स. एसेट्स को हम क्या बोल देते हैं? संपत्तियाँ. यानी बिजनेस के पास लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है बिजनेस के पास, और मशीनरीज होती हैं बिजनेस के पास. ये सब चीज़ें जो हैं जब एक बिजनेस यूज़ करता है तो इनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, रिडक्शन हो जाती है, इनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. तो उस वैल्यू का रिड्यूस होना ही क्या बोलते हैं? उसको डेप्रीसिएशन. हम कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग डेप्रीसिएट हो गई, मीन्स सिंपल शब्दों में उसकी वैल्यू कम हो गई. ओके. ये अब बात आ गई. डेप्रीसिएशन तो हम समझ गए कि डेप्रीसिएशन का मतलब किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाना. और वो कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया है. ठीक है, हम समझ गए. अब ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर कैसे बेस्ड है? ये कहता है कि जब आप डेप्रीसिएशन देखना चाह रहे हैं कि आपकी एसेट कितनी कम हो गई, आपकी मशीनरी या आपकी बिल्डिंग वो कितनी कम हो गई, उस कितनी को जवाब लेने के लिए कि उसमें कितनी कमी आई, आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल जजमेंट यानी अपना पर्सनल दिमाग ही यूज़ करना है. क्योंकि कोई मशीन आपके पास मीटर नहीं है लगा के जिससे आप देख लें कि भाई मेरी इतने की बिल्डिंग थी अब इतने की रह गई है, इसमें जो है ना वो 30,000 की इस साल मैंने बिल्डिंग जो है ना वो मेरी घस गई. आप जिस घर में रह रहे हैं हर साल आप उस घर को यूज़ कर रहे हैं डे बाय डे, तो वो कितना उसका वैल्यू कम हो रहा है. पेंट खराब हो रहा है घर का, या हमारे फ्लोर जो है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मीटर नहीं है ना कोई चेक करने के लिए कि भाई कितनी कमी आ गई मेरे घर का, जो अब बिकेगा मेरा घर वो कितने कम में या कितने ज़्यादा में बिकेगा.
तो ये कोई चेक नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक पर्सनल जजमेंट कि एक अकाउंटेंट ये कहता है कि एक बिजनेसमैन ने एक जो है वो नई मशीन खरीदी है, तो अब वो मशीन जो है ना वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि 10 साल तक ही काम देगी, उसके बाद वो मशीन जो है ना वो डेड हो जाएगी, वो नहीं काम आएगी। उसके बाद एक बिजनेसमैन को नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि मशीन अगर आपने जो है वो 1 लाख में खरीदी है, 10 साल बाद अगर उस मशीन ने डेड होना है, वो ख़राब हो जाएगी 10 साल बाद बिल्कुल, तो हर साल वो मशीन जो है वो फिर कितने में कमी हो रही है, 10-10 हज़ार रुपए की। हर साल 10-10 हज़ार कम होती जा रही है और 10 सालों बाद बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो, जो है हमें कबाड़ में बेचना पड़ेगा उस मशीन को। सो ये उस अकाउंटेंट ने पर्सनली अपने दिमाग से सोचा। दूसरा जो अकाउंटेंट है कोई और किसी और कंपनी का, वो सोच सकता है कि मशीन तो भाई 8 ही साल चलेगी, या मशीन जो है वो ये भी सोच सकता है कि 12 साल चलेगी, कि मशीन की लाइफ क्या होगी। जैसे आपने मोबाइल लिया, सेम मॉडल का मोबाइल मैंने भी लिया, मुझे लगता है कि मैं उस मोबाइल को 6 साल तक ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं, वो मोबाइल 4 ईयर्स तक ही चलेगा, उसके बाद वो काम का नहीं रहेगा। सो दोनों की सोच में फ़र्क है कि हमारे मोबाइल की लाइफ कितनी होने वाली है। इसी तरह से दो अकाउंटेंट्स की दिमाग में भी फ़र्क हो सकता है कि भाई वो दोनों अलग अलग बात को सोचें। तो इसको बोलते हैं पर्सनल जजमेंट, कि दोनों की अपनी अपनी जजमेंट है, अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट जो है वो एक अकाउंटेंट से मेंटेन करवा रहे हैं, वो कर रहा है, बाय द चांस अगर वो जॉब छोड़ दे, नया अकाउंटेंट अपनी पर्सनल जजमेंट से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेगा, तो आपका जो रिकॉर्ड है उसमें फ़र्क आ जाएगा। उसमें पहले कोई और जजमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है, अब कोई और पर्सनल जजमेंट लगाई जा रही है। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल माइंड है, वो कुछ भी सोच सकता है, कितने भी ईयर्स, कितना भी अमाउंट, ठीक है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर एक अकाउंटेंट को अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है, और वो पर्सनल जजमेंट अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इट इज़ लेस ट्रस्टेबल। लेकिन हर जगह पर नहीं यूज़ होती है ये, सिर्फ कुछ चीज़ें, डेप्रीसिएशन उनमें से एक बात थी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं हम, लिमिटेशन के। ये कहता है अगले पॉइंट में कि बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब ये कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या होती हैं? कंसेप्ट और कन्वेंशंस का मतलब होता है कि अकाउंट्स में बहुत साल पहले कुछ ऐसे फिक्स बातें कह दी गई हैं जिनको आज हमें एज इट इज़ फॉलो करना है। उनको हमने ये मानना है कि हम बस अपने बिजनेस में उन्हें एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो उसमें से एक बात जो कही गई थी, वो कही गई थी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये क्या होता है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो गोइंग है। गोइंग मतलब चलता रहने वाला है, आप उसको अभी बेचेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे अपने बिजनेस को। गो एंड गो का मतलब चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, तो आपको अपनी सभी एसेट्स को, एसेट्स मीन्स आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन सब चीज़ों की जो वैल्यू है वो आप वो रिकॉर्ड करेंगे जितने में आपने उन्हें ख़रीदा था, उनका कॉस्ट प्राइस, यानी उनकी ओरिजिनल वैल्यू। क्योंकि अभी आपका कोई मन नहीं है कि आप अपना बिजनेस बंद करेंगे, तो आपको नहीं जानना है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में बेचना नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको कहता है कि आप अपनी सारी एसेट्स को उनकी जितने में आपने खरीदा उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, उस पर रिकॉर्ड करो। मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड ना करो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उनको मार्केट में अभी बेचना नहीं है। सो अब या इस कंसेप्ट को हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं। आप जब रिकॉर्ड करते हैं ना अपनी एसेट्स को, हमेशा ही आप उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे उन्हें। सो इससे क्या इफेक्ट आता है कि अगर कभी आपको कोई एसेट बेचनी पड़ गई, कोई एक सिंगल एसेट है जो आपको बेचनी पड़ रही है,
ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से, तो उसका जो सेल प्राइस होगा ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो जितने की आपने खरीदी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो लैंड है वो 10 लाख में खरीदी थी, आपने रिकॉर्ड कर लिया 10 लाख। आज अब वो जब बिकेगी, हो सकता है वो 12 लाख पे बिक जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो गई हो, वो 8 लाख में बिक जाए। तो जो आपने रिकॉर्ड किया 10 लाख वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक लिमिटेशन बनता है, ये कमी बनता है एक हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। किसकी वजह से हो रहा है ये? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से, कि जिसने हमें कहा था कि मार्केट का प्राइस रिकॉर्ड मत करो, जो इस वक्त चल रहा है प्राइस, आप वो रिकॉर्ड करो जितने में आपने लिया था। ओके, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। अब नेक्स्ट लिमिटेशन पर आते हैं हम अपनी। वो कहता है कि नेक्स्ट लिमिटेशन कहती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना वो हमें इनकम्प्लीट इन्फो देती है। हाउ? कहते हैं कि आप अगर सपोज एक बिजनेसमैन कह रहा है कि मुझे ना कैश की थोड़ी तंगी चल रही है, कैश कम है मेरे पास, क्योंकि ऐसा उसको उसके रिकॉर्ड बता रहे हैं कि जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वहाँ पर कैश कम शो हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि कैश की कमी है। बट उसको असली पता तब चलेगा कि कितना उसके पास जो है वो टोटल है पैसा, जब वो अपने बिजनेस को बेच देगा। तो कहता है कि यहाँ पर आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन तो तभी निकाल सकते हो जब आप उसको बेचोगे। आज की डेट में हम जो भी बातें कह रहे हैं ना वो एक तरह से इनकम्प्लीट हैं, अधूरी हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जब आपका बिजनेस बिकेगा तब आप फायदे में रहोगे या नुकसान में रहोगे। आज के जो प्रॉफिट लॉस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हों। आज आप लॉस में हैं लेकिन कल को आप बिजनेस बेचें तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो अकाउंट्स आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो कहता है कि हम जो है ना वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, ओमिशन हो जाता है उसका। ओमिशन मतलब आप उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं रिकॉर्ड करना। अब ये क्या है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब जिसको आप मनी में मेज़र तो नहीं कर सकते हैं बट उसका इफेक्ट आ रहा है फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, कि जो हमारे काम करने वाले वर्कर्स हैं हमारी फैक्ट्री में, उनका ओनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इससे क्या होगा, वो दिल से काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन इस बात को हम मनी में तो नहीं मेज़र कर सकते कि कितना बढ़ जाएंगे, कि उनका आपस में रिलेशन अच्छा है तो कितना आपसे फ़ायदा होगा, तो इसको रिकॉर्ड तो नहीं करते हैं लेकिन इसका इफेक्ट आ रहा है। तो कहता है कि अकाउंटिंग में तो हम बिना मनी वाली चीज़ों को रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे हैं लेकिन वो फिर भी अफेक्ट कर रही हैं। तो ये भी एक कमी है कि हम क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, या हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमसे बहुत हद तक सेटिस्फाई हैं, हमारा प्रोडक्ट खुशी खुशी खरीद रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ। बट हम इस सेटिस्फेक्शन को हम नहीं देख सकते ना कि मनी में सेटिस्फेक्शन की वैल्यू क्या होती है, कि कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन होती है, नहीं पता हमें, तो इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं लेकिन इसका इफेक्ट तो आ रहा है। सो इस तरह से कहता है क्वालिटेटिव चीज़ें भी हैं जिनको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो बट उनका इफेक्ट आता है। नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशन है वो कहता है कि हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हिस्ट्री पर बेस्ड होना। हिस्ट्री मतलब वो सब्जेक्ट वाला हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री मीन्स पास्ट। पास्ट मतलब जितने का आपने खरीदा था, वही वाली बात आ गई जो अभी अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं हम, कि आप अपनी एसेट्स को उनके कॉस्ट पर, जितने की आपने खरीदी थी उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उनकी मार्केट वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी कमी भी हमने देखी थी कि जब आप किसी चीज़ को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल मतलब जितने की आपने ली थी उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल को अगर आप उसे बेचेंगे तो जितने की आपने रिकॉर्ड की, आपने कहा कि मैंने तो 10 लाख में ली थी, मैं तो उतने में रिकॉर्ड करूँगा लैंड, आज की डेट में वो ज़रूरी नहीं है 10 में ही बिके, 8 में भी जा सकती है मार्केट में और 12 लाख में भी बिक सकती है, तो वो आपका 10 लाख रिकॉर्ड करना उतना विश्वास करने वाला नहीं है। ये कमी है हिस्टोरिकल कॉस्ट की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है अफेक्टेड बाय
विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, नया शब्द है हमारे लिए विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ऊपरी दिखावट, कि आपने बाहर से जो है वो कुछ दिखावा कर दिया। क्या दिखावा किया, कि आपने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से मैनिपुलेट किया, इस तरह से उसमें चेंज किए कि वो कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाए, फेवरेबल रिजल्ट दिखाए। अब एक अकाउंटेंट जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, वो अपने ओनर को या अपने बॉस को खुश करना चाहता है कि भाई कंपनी तो बढ़िया चल रही है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों में बदलाव कर देगा कि जिससे ना हमारा जो ओनर है उसको दिखेगा कि भाई प्रॉफिट हो रहे हैं मुझे, तो वो कुछ चेंजेस कर देगा। आपने सुना होगा कई कई जगहों पर अकाउंटेंट जो है वो कुछ इस तरह करके घपले भी कर लेते हैं कि पैसा कहीं से कहीं शो कर देना और फिर उसमें से कुछ पैसा अपने बेनिफिट के लिए निकाल जाना। तो वो कैसे कर सकता है, कई बार वो परचेज की चीज़ों को रिकॉर्ड ही ना करे, तो उससे क्या होगा, खर्चे कम हो जाएंगे। आपने दिखाया ही नहीं कि इतने का माल फैक्ट्री ने परचेज भी किया, खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा आएगा। सो इस तरह की कुछ चीज़ें जिनसे वो ऊपरी दिखावट करके अच्छे रिजल्ट शो कर सकता है, बट वो अच्छे रिजल्ट जो हैं वो सच नहीं है। तो विंडो ड्रेसिंग करना भी पॉसिबल होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वो कहता है कि ये अनसुटेबल है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना। ऐसा हम कहते हैं ना कि हम कर लेते हैं कि पिछले साल की हम कॉस्ट को देख के कि मेरे पिछले साल इतने खर्चे हुए थे, हम फ्यूचर में भी कह देते हैं कि इस साल भी इतने होंगे, या पिछले साल मैंने इतने करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो इस साल भी मैं इतना तो कमा ही लूँगा। ऐसी भविष्यवाणी या ऐसी प्रिडिक्शन फ्यूचर के बारे में आप कर लेते हैं, बट ये पूरी तरह से सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। प्राइस चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, आपके कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को बिना ध्यान में रखे अगर आप फोरकास्टिंग करेंगे तो वो फोरकास्टिंग आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये सारी थी हमारी लिमिटेशंस जो अकाउंटिंग से रिलेटेड थी। लिमिटेशंस मीन्स एक लिमिट लगा रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है, तो एक एक लिमिट, एक एक हमारा कहते हैं ना कि एक बीच में स्टेप जो है वो स्टोन की तरह रुकावट है ये, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कम यूज़फुल कर रही हैं। बट इन सब चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। मतलब अगर आप अपने अकाउंट्स ध्यान से मेंटेन करें तो ये सारी कमियों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक के बाद अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये गुण क्या होते हैं, मतलब कहता है कि आपने कहा कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, ठीक है। अब उन कमियों को मैंने कहा कि हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर हम अपना जो है वो हाथ ऊपर रख सकते हैं। कैसे, जब हम ध्यान से बनाएं अकाउंट्स। अब वो ध्यान से बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी वो हम यहाँ बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट तो हम कहते हैं कि पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, कि जो भी आप रिकॉर्ड करें वो रिलायबल हो। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकें। सिंपल शब्द यूज़ करें तो बोलो ट्रस्ट कर सकें, कि आपने जो भी रिकॉर्ड किया आप उस पर ट्रस्ट कर सकें। अब कैसे ट्रस्ट होगा आपको, जब आपके पास कोई प्रूफ होगा, ठीक है ना। प्रूफ होने के लिए अब सपोज करो आपने लिखा, एक आपने रिकॉर्ड किया कि मैंने जो है वो 10,000 रुपये का कैश जो है ना वो राम को पे किया है।
अब आपकी इसके ऊपर ट्रस्ट तब किया जा सकता है जब आपके पास इसको दिखाने का कोई प्रूफ हो। तो वो प्रूफ कौन काम करेगा? कैश मेमो। कैश मेमो एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी हम किसी को जो है वो, सपोज करो आपने कैश जो है वो दिया या लिया, तो कैश मेमो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे हम संभाल के रख लेते हैं एज अ प्रूफ। आपने किसी से कुछ परचेज किया तो आपके पास क्या होना चाहिए? परचेज का बिल होना चाहिए। सेल कर रहे हो आप किसी को तो भी आपके पास बिल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रूफ का काम करती हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट के साथ हम एक शब्द लिख देते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स मतलब कि ये चीज़ ना उत्पन्न कहाँ से हुई? उत्पन्न मतलब आपने परचेज की, परचेज होने से टाइम पे आपको मिला क्या? बिल। तो इसलिए उस बिल को हम बोल देते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, की वो सोर्स है। ठीक है, तो वहीं से वो चीज़ आ रही है, परचेज का सामान बिल के थ्रू ही आ रहा है आपके पास। ठीक, तो बात यहाँ पर क्या है कि रिलायबिलिटी का फीचर होना चाहिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, कि आप विश्वास तभी कर पाएंगे जब आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ होगा। तो आपको जब भी कुछ रिकॉर्ड करना होता है उसका प्रूफ, आपको उसका प्रूफ का मतलब वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखना होगा। आप कुछ भी परचेज करें, बिल को संभाल के रखें। सेल करें तो बिल की एक कॉपी कस्टमर को, एक कॉपी अपने पास रखें। ठीक है, इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट्स को रखना है ताकि हम बता सकें कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है बस जितना आवश्यक है, जितना ज़रूरी है ना, वो ही रिकॉर्ड करो। अननेसेसरी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मीन्स अब आप एक दिन में पता नहीं कितनी चीज़ों के बाद कितनी ट्रांजेक्शन्स करते होंगे। सपोज करो आज आपके स्टाफ ने जो है वो 20 रुपीज़ की जो है वो टी टाइम में, इवनिंग टाइम में टी पी है। अब उस 20 रुपये का रिकॉर्ड रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपने 20,000 की कोई ट्रांजेक्शन की है किसी सप्लायर के साथ, वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको रेलिवेंस देखनी है कि कोई छोटा मोटा ऐसा खर्चा है जिसको जो है वो रिकॉर्ड ना भी करें तो बिजनेस जो है वो कोई इतना अफेक्ट नहीं होगा, मेरे डिसीजंस इतना अफेक्ट नहीं होंगे। अब 20 रुपये के खर्चे से कोई आप अपना बिजनेस का डिसीजन नहीं लेते हैं बैठ करके, ये एक एग्जाम्पल है। तो रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि बिजनेस से जुड़ी हुई जो भी पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे लेनदार यानी आपके क्रेडिटर्स हैं, बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं, इन सबको अलग अलग तरह की नीड होती है, सबको अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो अब इन सब की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करूं कि सभी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, कि आप जो अकाउंट्स बनाएं, जो आप सब रिकॉर्ड करें, उसमें जो भी पार्टी है, आपके क्रेडिटर्स हैं, वो सबकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ओके, इन सब चीज़ों का हम ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करते हैं ताकि सभी पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और अननेसेसरी बर्डन से हम बच जाएं। ऐसी ऐसी चीज़ें ना रिकॉर्ड करने लग जाएं कि हमारा काम बढ़ जाए और ज़रूरत उनकी हो ही ना हमें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रेलिवेंस के बाद, वो हमें क्या कहता है कि क्या ऐसा फीचर है जो होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि आपका जो है ना वो एकदम सिंपल होना चाहिए, आप उसको जो है वो समझ सकें इजीली। अब अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो अकाउंट्स में टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे आज मैंने एक टर्म यूज़ की डेप्रिसिएशन। अब जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होगा उसको नहीं पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो अब आपके साथ जो पार्टीज जुड़ी हैं, सपोज एक क्रेडिटर है जिसने आपको कुछ पैसा दिया हुआ है उधार में, अब वो देखना चाहता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि क्या आप उसका पैसा लौटा देंगे, मीन्स आप किस पोजीशन में है इस वक्त, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आप इस तरह की टर्म्स यूज़ करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा ना आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉमर्स आती हो। ओके, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट कीजिए कि वो इजीली सबकी समझ में आ जाए। और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके साथ आप क्या दे दीजिए, एक्सप्लानेटरी नोट्स।
एक्सप्लानेटरी नोट्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे नोट्स बना देना जो एक्सप्लेन करें उस चीज़ को, शॉर्ट में थोड़ा सिंपल कर दें उस चीज़ को, ताकि हम इजीली समझ पाएँ। और भी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि अब हम बात करें, एक टर्म हमने यूज़ की हुई है इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी में, कहता है कि कंटाइजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं आपकी कुछ, वो भी सबको नहीं पता होंगी कि कंटाइजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। कंटाइजेंट लाइबिलिटी होती है कि जो आने वाले फ्यूचर में सडनली अराइज हो जाएगी, आपने सोचा नहीं है बट वो सडनली अराइज हो जाएगी अचानक से। फॉर एग्जाम्पल, आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आपको नहीं पता है कि वो मुकदमा कब एंड होगा, कब डिसीजन आएगा, आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट आएगा। सडनली एक दिन जो है वो डिसीजन आता है वो आपके अगेंस्ट है, अब आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी मतलब कि आपको पैसा देना पड़ेगा और वो सडनली आ गया, आपको नहीं पता था कि फ्यूचर में कब आने वाला है। ठीक है जी, तो ये होती हैं कंटाइजेंट लाइबिलिटीज़। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो किसी की समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम उनके साथ में एक छोटा सा नोट बना दें जो उनको एक्सप्लेन कर सके। ओके, नेक्स्ट अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपेरेबिलिटी, कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कंपेयर करने लायक होनी चाहिए। मीन्स आप इस तरह से मेंटेन करें कि आपका जो काम करने का तरीका है वो हर साल सेम रहे। ये नहीं कि इस साल आप किसी और मेथड से रिकॉर्ड कर लें, अगले साल आप कोई और मेथड फॉलो कर लें, तो फिर आप अपने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और कंपैरिजन करना तो मस्ट होता है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आपने पिछले साल से अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। तो आपको अगर कोई मेथड में बाय चांस चेंज करना पड़ रहा है, तो आप एक नोट बना करके लिख दें कि आपने ये मेथड चेंज किया है। इसी तरह से जो सेम बिजनेस में बाकी फर्म्स होती हैं, एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो भी सेम तरीके से अकाउंट्स बनाएं, ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपैरिजन कर सकें। वो तभी हो पाएगा जब दोनों का तरीका सेम होगा। ओके, तो एक कंपैरेबिलिटी का फीचर भी होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होता है, क्योंकि अकाउंट्स के तो फिक्स रूल हैं कुछ, तो उनके अकॉर्डिंग ही हर कोई करता है, तो हम कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फेथफुल प्रेजेंटेशन, कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो फेथफुल होना चाहिए। फेथफुल मतलब आपको फेथ हो, जिस पे आप विश्वास कर सकें। अब हम विश्वास किस पे कर सकते हैं, जब हम कोई काम बाय अकॉर्डिंग टू द रूल्स करते हैं। तो अकाउंट्स में भी कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, यानी कुछ ऐसे फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हिसाब से आपको चलना होता है। तो जब आप उनके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपकी एंट्रीज या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन फेथफुल होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल बनाया है, अकॉर्डिंग टू द जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं उसके हिसाब से बनाया है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है अगर वो फेथफुल होगा तभी वो सबके लिए यूज़फुल बनेगा। तो यहाँ हमने बात की कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, कि रिलायबल हो, विश्वास किया जा सके, रेलेवेंट हो, बस जो ज़रूरी है वो रिकॉर्ड करें, अपना बर्डन ना बढ़ाएं, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, इजीली समझ में आए सबकी, कंपेयर करने के लायक हो, सेम मेथड फॉलो किए जाएं हर साल, और फेथफुल तरीके से उसको हम प्रेजेंट करें, अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंटेन करें। ये सारे फीचर्स होंगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा जो है वो सबके काम आएगा और यूज़फुल रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट आपको अब इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को रीड करना है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने से ही आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्डअप होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।